हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मिंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बात की थी अपने सिलेबस के बारे में, दोस्तों मैं अभी उसी सिलेबस के हिस्से को एक पार्ट को उठाऊंगा। और दोस्तों, मैं आज उसी सिलेबस के बारे में अपने सिलेबस के जो बता दिया है उसी सिलेबस को अब विस्तार को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, उसी की आज शुरुआत करूंगा। और मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, जो अभी तक मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और जिससे कि आने वाला हर एक कंटेंट आपको मिलता रहे समय समय पे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, और क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारा उत्साहवर्धन करेगा एक अच्छा कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी जर्नी की शुरुआत करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप कल उस दिन सिलेबस में आपको बताया था, अपने पिछली वीडियो में सिलेबस में आपको बताया था कि पहला अगर हम बात करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो पहला टॉपिक हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं शुरुआत करूं तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार मैंने आपको फोनेटिक्स बताया था। फोनेटिक्स दो प्रकार के होते हैं, लेटर्स और सिंबल्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेटर्स जब इंग्लिश की उत्पत्ति हुई तो लेटर्स को अडॉप्ट कर लिया गया और सिंबल्स को छोड़ दिया गया, यानी ड्रॉप कर दिया गया। और उसी लेटर्स के बारे में आज हम सबसे पहले टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक में सबसे पहले अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स दो प्रकार से होते हैं, एक वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर वॉवेल की बात करें तो वॉवेल वह होते हैं जिनके पास अपनी एक स्वतः ध्वनि होती है, और कॉन्सोनेंट वह होते हैं जिनके पास अपनी खुद की स्वतः कोई साउंड नहीं होती है, यानी ध्वनि नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देखते हैं कि अगर वॉवेल हमारे लेटर्स में 5 प्रकार से होते हैं, जैसा कि ए, ई, आई और यू, ये 5 प्रकार के लेटर्स हैं जिनके पास अपनी एक स्वतः ध्वनि है। और अगर हम बात यहीं पर कॉन्सोनेंट की करते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड, ये 19 यानी 19 प्रकार के कॉन्सोनेंट हैं। इनके पास अपनी स्वतः कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए कॉन्सोनेंट माने गए हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो अगर हम बी को लें तो बी प्लस ई मिलकर, क्योंकि ई अब बी को बोलने के लिए अगर साउंड की बात करें तो ई इसमें लग रहा है, इसलिए इसमें इसको कॉन्सोनेंट माना गया है, तभी बी पूरा हो रहा है। इसी तरह सी को भी लें तो सी प्लस ई मिलकर सी बनते हैं, और डी को भी इसी तरह लें तो डी प्लस ई मिलके डी होते हैं। इसी तरह सारे कॉन्सोनेंट होते हैं दोस्तों। और इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में दो ऐसे शब्द हैं जो सेमी वॉवेल भी कहे जाते हैं, जैसे वाई और डब्ल्यू, ये दो सेमी वॉवेल हैं। और अगर यहीं पर अगर आगे यहीं पर बात अगर हम करें तो नंबर 2 पर आता है वर्ड। वर्ड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का वह समूह व्हिच हैज अ मीनिंग, जिसके पास एक अर्थ होता है, वर्ड कहलाता है। जैसे कोई भी अगर वर्ड ले तो जैसे अगर हम वर्ड लेते हैं तो जैसे ए डबल पी एल ई, यानी ये इसमें हर एक लेटर्स है और ये एक मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं जिसका एक निश्चित मीनिंग होता है। जैसे एप्पल मीन्स सेब, ये हो गया हमारा वर्ड। इसी तरह अगर हम बात सिलेबल की करते हैं, सिलेबल का मतलब होता है शब्दखंड। सिलेबल का मतलब होता है शब्दखंड। सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड। कहने का मतलब है कि सिलेबल यानी शब्दखंड वर्ड मतलब शब्द की एक सबसे छोटी इकाई होती है। दैट हैज अ आर्टिकुलेट, जिसके पास अपनी एक सुस्पष्ट वॉवेल मतलब स्वर, वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि होती है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ सिलेबल की, तो सिलेबल की ओरिजिन मतलब उत्पत्ति
तीन शब्दों से मिलकर हुई है। SYL सेल, LAB स्लैब, लैब और LE अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो सिलेबल होता है। सिलेबल अगर प्रफिक्स, सिलेबल सिली जो है इसमें ये प्रफिक्स है और लैब इसमें रूट वर्ड है और LE जो ली है ये सफिक्स है। दोस्तों सफिक्स का मतलब होता है जो शब्द के बाद जुड़ता है और प्रफिक्स का मतलब है प्रीफिक्स, मतलब जो शब्द से पहले जुड़ता है। ये सफिक्स और प्रफिक्स में अंतर होता है। और प्रफिक्स और सफिक्स में दो सिलेबल होते हैं। जैसे प्रफिक्स की बात करें तो एक ये सिलेबल हुआ, एक ये सिलेबल हुआ। सिलेबल में शब्दखंड। इसी में सफिक्स की भी बात करें तो एक ये सिलेबल है, एक ये अलग अलग सिलेबल से दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है। व्हाट काइंड ऑफ सिलेबस, अगर बात करें कि सिलेबस कितने प्रकार के होते हैं सिलेबल, तो सिलेबल की बात करें तो 3 टाइप ऑफ सिलेबल, मतलब 3 प्रकार के होते हैं सिलेबल। नंबर 1 मोनोसिलेबल और नंबर 3 बायोसिलेबल और नंबर 2 बायोसिलेबल, नंबर 3 पॉलीसिलेबल। बायो जिसमें मोनो लग जाता है यानी एक शब्द की बात कर रहा है, यानी एक सिलेबल यानी 1 सिलेबल, मतलब एक शब्द खंड की बात कर रहा है। यहीं पर अगर हम बायो सिलेबल की बात करें, बायो मतलब 2, तो यानी 2 शब्द खंड है और पॉली मतलब 3 या 3 से अधिक शब्द खंडों की बात करेगा। यहीं पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो मोनोसिलेबल में, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है ओनली 1 सिलेबल, यानी इसके पास एक ही सिलेबल होता है ओनली 2 सिलेबल, यानी इसके पास केवल 2 सिलेबल होता है। यहीं पर पॉलीसिलेबल की बात करें तो 3 और मोर देन 3, यानी 3 या 3 से अधिक सिलेबल होते हैं पॉलीसिलेबल में। और मोनोसिलेबल में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले तो बिग, वाइज, स्मार्ट, हैप्पी, बॉय और गर्ल, ये क्या है मोनोसिलेबल। और अगर बायोसिलेबल की बात करें तो बायोसिलेबल में मैंने बताया कि 2 सिलेबल्स होंगे। इसमें जैसे पहला सिलेबल है सफिक्स, 2 शब्दों से मिलकर बना सफिक्स, यानी ये बायोसिलेबल है। और जैसे प्रीफिक्स, 2 सिलेबल, इसमें 2 सफिक्स से मिलकर ये प्रीफिक्स बना है। इसी तरह इम्पोज मतलब होता है अपनी बात को किसी के ऊपर थोपना, तो इम्पोज भी में 2 सिलेबल है। स्टारडम, इसमें भी 2 सिलेबल है। इसी यहीं पर अगर हम बात पॉलीसिलेबल की करें तो पॉलीसिलेबल 3 या 3 से अधिक होते हैं। जैसे 3, अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें, इम्पोर्टेंट में 3 सिलेबल होते हैं। नंबर 1 इम्पोर्टेंट, ये 3 सिलेबल हो गए, इम्पोर्टेंट हो गए। इसी तरह ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है। और इंटेलिजेंट, इसमें 4 सिलेबल हैं। और सुपरिंटेंडेंट, इसमें भी 4 सिलेबल आपको देखने को मिलेंगे। इसी के अगर यहीं पर बात प्रत्यय और उपसर्ग की करें तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जो उसे उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहीं पर अगर नंबर 4 की सेंटेंस की करें दोस्तों, सेंटेंस मतलब वाक्य। अगर यह नाउन के रूप में सेंटेंस है, यानी अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यह नाउन है। अगर नाउन के रूप में है तो इसका मतलब वाक्य होगा। अगर यहीं अगर पार्ट ऑफ स्पीच इसकी वर्ब है तो इसी सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सजा देना। दोस्तों जैसे सेंटेंस की बात करें, आ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का वह समूह है जा कंप्लीट सेंस, जिसके पास कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण अर्थ होता है, एंड सिस्टमेटिक अरेंज, जो क्रमबद्ध ढंग से अरेंज यानी सुव्यवस्थित ढंग से उसको व्यवस्थित किया गया हो, वो कार्ड मतलब सेंटेंस कहलाता है। अगर बेसिक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस की बात करें, यानी और वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करें, तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल है। जैसे वी आर रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इसका एक अपना एक निजी सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और इसका एक निजी एक अपना ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही हैड मी
नर्वस, यानी उसने मुझे नर्वस किया या उसने मुझे परेशान किया। और इसका मतलब है वी आर रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब हम सब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हम पढ़ाएं उससे पहले अगर जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें और वो स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 यानी स्क्रीनशॉट ले लिया। दोस्तों जैसा कि हमने पीछे देखा है कि लेटर्स और कॉन्सोनेंट में सिर्फ साउंड का अंतर होता है, यानी ध्वनि का अंतर होता है। और वर्ड्स की बात किए हैं तो वर्ड्स का मतलब है कि लेटर से मिलकर एक शब्द बनता है। और हमने पीछे देखा है सिलेबल के बारे में भी और सेंटेंस के बारे में। और अब इसी तरह दोस्तों अगर आगे की बात करें तो नंबर 6 पे फ्रेज आता है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का वह समूह विच हैज अ सेंस, जिसके पास एक भाव होता है बट नॉट कंप्लीट, लेकिन वो भाव को उसका पूर्ण नहीं होता है, इज कॉल्ड फ्रेज, यानी उसको हम वाक्यांश या फ्रेज कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं तो गिव इन यह एक फ्रेज है। गिव इन इसका मतलब एक वर्ड तो है, यानी एक वर्ड तो है लेकिन, और इसका एक सेंस भी है, किंतु यह कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गिव इन मतलब में दो, गिव इन इसका अगर हम लिटरल मीनिंग निकाली जाए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर पहले वीडियो में तो देखा होगा कि मैंने एक मीनिंग के बारे में बात की थी। मैं हर एक वर्ड की एक मीनिंग होती है, उसमें मैंने बात की थी। और मीनिंग हमेशा 2 तरह से होती है, एक सरफेस मीनिंग और एक हिडन मीनिंग। सरफेस मीनिंग वह होती है जिस शब्द का सीधे सीधे अर्थ निकलता है, वो सरफेस मीनिंग होता है। और जिस शब्द का अर्थ सीधे सीधे नहीं निकलता है, जो शब्दों पर आधारित नहीं होती है, वो सरफेस मीनिंग कहलाती है। तो दोस्तों फ्रेज में हमेशा वही सरफेस मीनिंग काम, वो क्या बोलते हैं, हिडन मीनिंग काम करती है। जैसे गिव इन, इसका हिडन मीनिंग सरेंडर, यानी सरेंडर करना या अपने आप को सरेंडर करना होता है। और नुक एंड कॉर्नर की बात करें, अगर दूसरी फ्रेज की बात करें तो ये भी एक फ्रेज है, नुक एंड कॉर्नर। इसका अर्थ होता है एवरीवेयर, यानी चप्पा चप्पा या प्रत्येक जगह। और किथ एंड किन, इसका मतलब होता है रिश्तेदार, और रिश्तेदार का मतलब होता है जो ब्लड रिलेटिव हों। इसी तरह दोस्तों अगर इडियम्स की बात करें तो इडियम्स अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य विच हैज अ डेफिनिट मीनिंग, जिसके पास एक निश्चित अर्थ तो होता है, दैट इज हिडन, किंतु वह जैसे जो कि वह छुपा होता है, इज कॉल्ड इडियम्स, उसको हम मुहावरा कहते हैं, इडियम्स कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें, अ बैड मैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, कहने का मतलब है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये है कि जो काम ना कर सके तो उसमें लेकिन निकालना होता है उनको, तो वही कहते हैं अ बैड मैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, कहने का मतलब है बद से बदनामी बुरी अच्छी है, बद से बदनामी बुरी है। और एवरी डॉग हैज अ डे, मतलब हर एक कुत्ते का दिन आता है। इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि हर एक किसी का अपना एक समय आता है। इसी तरह अगर मेनी हैंड्स मेक अ लाइट वर्क, इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे हाथों में मेक अ लाइट वर्क, मतलब बहुत हल्का काम, कहने का मतलब है कि थोड़ा काम आसान काम होता है। दोस्तों अगर फ्रेज और इडियम्स में अगर अंतर की बात करें तो इसका एक सेंस होता है, यानी भाव तो होता है लेकिन वह भाव पूर्ण नहीं होता है। और इडियम्स या एक सेंटेंस यानी वाक्य होता है जिसका एक मीनिंग तो होता है लेकिन वो छिपी होती है उसकी मीनिंग। ये बेसिक डिफरेंस होता है। दोस्तों इससे आगे बढ़ें, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। इसी तरह दोस्तों अगर बात हम
क्लॉज की करें तो क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। दोस्तों क्लॉज को अगर समझें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह विच हैज ऑन सब्जेक्ट, जिसका एक अपना सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब अपना एक कर्ता और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। ई का अगर कोरिलेट कराओ तो ऑब्जेक्ट से भी होता है। इज कॉल्ड क्लॉज। ये क्लॉज यानी उपवाक्य कहलाता है। जैसे किसी भी वाक्य में उपवाक्य तभी पाया जाता है जब कम से कम दो उपवाक्यों से एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल, आई नो द टाइम, मैं उस समय को जानता। आई नो द टाइम व्हेन यू रीड इंग्लिश, मैं जानता हूँ कि तुम कब अब इंग्लिश पढ़ते हो। दोस्तों इसमें क्या होता है, व्हेन एक कंजंक्शन है, बल्कि आई नो द टाइम एक क्लॉज है, और यू रीड इंग्लिश ये भी एक क्लॉज है। जब कंजंक्शन से दो उपवाक्य जोड़े गए हैं तब एक वाक्य बना है। इसी तरह अगर बोला जाए आई एम श्योर दैट यू विल सक्सीड, मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य ही सफल होंगे, तो क्या होता है, इसमें भी ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। दो क्लॉज एक वाक्य को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों इसमें यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, जो कि नोट करिएगा आप लोग भी। जब क्लॉज एवं क्लॉज जुड़ते हैं तो कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज जब जुड़ते हैं तब एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब क्लॉज एवं फ्रेज जुड़ते हैं, किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग तब नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, हैविंग टेकिंग हिज लंच, वह अपना खाना खाकर, ही वेंट टू ऑफिस, वह अपने ऑफिस चला गया, एंड ही डिस्पोज मच वर्क, उसने बहुत सारा काम निपटाया। तो दोस्तों ए भी एक क्लॉज है और एक ही ए भी क्लॉज है, तो इसमें तो कंजंक्शन लग गया, किंतु यह एक फ्रेज है, इसलिए यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं लगा है। दोस्तों एग्जाम में यही काम होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन डाल देगा जिससे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। और दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर आज रोक रहा हूँ। दोस्तों जो लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो प्लीज़ ले लें। 1 2 3, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अगली क्लास में हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसका आगे का जो टॉपिक होगा वो पार्ट ऑफ सेंटेंस का होगा। और दोस्तों आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और अच्छा एक्सपीरियंस भी होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।